गुड मॉर्निंग बच्चों। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे जिसमें हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी और हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आगे पढ़ रहे थे। हम उसके आगे चलते हैं। हमने जो फैक्टर्स पढ़े थे, अब उसमें जो पीक्स आती हैं उनको प्रभावित करने वाले कई फैक्टर्स होते हैं। माना सपोज़ कोई एक पीक 1300 सेंटीमीटर इन्वर्स पर आनी चाहिए, लेकिन वो 1300 सेंटीमीटर पर नहीं आकर के आगे या पीछे थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। उस शिफ्ट को हम कैसे असेस करें कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ये समूह है या नहीं, तो उस शिफ्ट को कई कारक प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संयुग्मित कंपन, कपल्ड वाइब्रेशन। जैसे एक कार्बन है और उसका एक हाइड्रोजन बंध यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये हाइड्रोजन बंध में हमें सिर्फ एक जो है स्ट्रेचिंग प्राप्त होनी चाहिए या एक बेंडिंग वाइब्रेशन का पीक प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन जो CH2 समूह है उस पर दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन और लगा हुआ है। इस हाइड्रोजन का इस दूसरे हाइड्रोजन पर प्रभाव पड़ता है, आपस में इन पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो पीक हमें जिस सेंटीमीटर इन्वर्स वैल्यू पर प्राप्त होनी चाहिए वहाँ नहीं मिल करके थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। इसको हम शिफ्ट कहते हैं, शिफ्ट ऑफ पीक्स कहते हैं। अगर ये जो प्रभाव है इसे कहते हैं हम संयुग्मित प्रभाव, यानी किसी भी एक बंध का दूसरे बंध पर प्रभाव होना। इसी तरह से जो प्राइमरी अमीन्स हैं उनमें एमाइड जो है उसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का कॉम्बिनेशन हो जाता है और उसकी वजह से जो कंपन है उसकी तीव्रता बढ़ जाती है और ये हमें हायर फ्रीक्वेंसी पर प्राप्त होता है। इसी तरह से कीटोनिक समूह में भी होता है। तो किसी भी पीक को उस पर जिस भी बॉन्ड की पीक है, ये सपोज स्ट्रेचिंग है या बेंडिंग है, उसको उसके आसपास जो भी एनवायरनमेंट में दूसरे बंध हैं वो प्रभावित करते हैं। उसकी वजह से पीक जो हमें जिस स्ट्रेंथ पर मिलनी चाहिए उसकी जगह थोड़ी आगे या पीछे शिफ्ट हो जाती है। इसी तरह से दूसरा प्रभाव है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। यहाँ देख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में जैसे कीटोनिक समूह है या C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो मीज़ोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या मीज़ोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या फील्ड का इफेक्ट, ये सभी विद्युत ऋणता का प्रभाव, ये सभी कारक जो हैं इस तरह से पीक पर प्रभाव डालते हैं। इससे हमारा जो पीक जहाँ आनी चाहिए उसकी आवृत्ति कम या ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, आप देख सकते हैं अगर एक कीटोनिक समूह है तो उसकी पीक 1720 पर आती है, लेकिन अगर उसके साथ में हम एक CH डबल बॉन्ड CH2 संयुग्मित कर दें तो उसकी वजह से पीक कम फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और अगर उस पर हमने बेंजीन रिंग लगा दिए तो हमें 1700 पर मिलता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है तो पीक 1650 पर है, और अगर दो संयोग में डबल बॉन्ड हो गए तो पीक कम उसके वेवलेंथ की तरफ कम फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। इसी तरह से हम यहाँ पर एल्डिहाइड के केस में देख सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के लिए पीक 1750 पे है। अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पर लगा दिया है तो उसके लिए पीक और लोअर साइड में चली जा रही है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। और यहाँ पर आप देखें कीटोन के लिए इसका मान और कम हो गया है। इसी तरह से प्रभावित करने का वाले कारकों में अगला कारक है हाइड्रोजन बंध। अगर किसी अणु में हाइड्रोजन बंध उपस्थित है तो वो जो तनन, स्ट्रेचिंग या बेंडिंग दोनों को प्रभावित कर सकता है। उस पर जो लीनियर है अगर हाइड्रोजन बंध तो वो प्रबल हो जाता है और उसकी वजह से जो तीव्रता है उस पर प्रभाव पड़ता है। दो तरह के हाइड्रोजन बंध हम जानते हैं, अंतःआण्विक और अंतराण्विक। अंतःआण्विक एक ही अणु के अंदर होता है, जबकि अंतराण्विक जो अपना वो है हाइड्रोजन बंध वो दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य पाया जाता है। तो यदि दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य पाए जाने वाला बंध है तो उससे जो फ्रीक्वेंसी है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो बेंडिंग या स्ट्रेचिंग है वो प्रभावित होगी। जबकि अगर एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसका
फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं होता, जो जहाँ पीक होनी चाहिए थी वहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। बंद कोण का भी सीधा प्रभाव पड़ता है। जितना बैंडेड बंद कोण रहेगा उतना ही उसकी आवृत्ति में वृद्धि विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 120 डिग्री से कम है तो उसमें जो अवशोषण बैंड है उसकी आवृत्ति को विस्थापित किया जा रहा है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो पीक हमें IR ग्राफ में मिलनी चाहिए, वो थोड़ी बहुत शिफ्टेड मिल सकती है। तो हम उसका असेसमेंट इस तरह से कर सकते हैं कि उसके आसपास लगे होने वाले समूह कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी हैं या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। यहाँ पर एक सोर्स होता है जो है नस्ट ग्लोअर सोर्स है, जिससे कि IR रेडिएशंस निकलते हैं। वो IR रेडिएशन को हम किसी एक चॉपर पे डालते हैं। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। इस पे डालने से ये दो भाग में बट करके दो अलग अलग दिशा में चला जाता है। इस तरफ हमने यहाँ पर अपना सैंपल रख देते हैं जिस भी पदार्थ का हमको IR स्पेक्ट्रा लेना है, और दूसरी तरफ हम एक रेफरेंस रख देते हैं। यहाँ पर हम एक रेफरेंस रख देते हैं। तो दोनों जो हमारे पदार्थ हैं, जो हमारा सोर्स है उससे लाइट निकल रही है, वो इन पदार्थों में से गुज़र रही है, और उसके बाद में वो चॉपिंग होकर के पदार्थ में से गुज़र करके, और हमें यहाँ पर एक वर्णक हमने लिया है जो उसको एम्पलीफाई करता है, बड़ा करता है, और यहाँ पर हमें उसकी ग्राफ प्राप्त होते हैं। अब इसमें जो यहाँ पर जो एक वर्णक दिखाई दे रहा है आप, उसका कार्य है कि जो भी प्रकाश हमें आ रहा है सोर्स से, जो भी लाइट आ रही है वो हमें एक ही वर्ण का प्रकाश हमें मिले, यानी अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट गिर रही है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही उस पदार्थ पर गिरे और हमें उसका सैंपल का यहाँ इस तरह से ग्राफ प्राप्त हो। चलिए इसके आगे जो ग्राफ है हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। हमने जो सिंपल मैं आपको बताऊं कि एक सोर्स है प्रकाश का, IR लाइट का, उससे लाइट निकल रही है, उसको हमने एक वर्णक में से गुजारा है जिससे हमें सिर्फ एक ही तरह की वेवलेंथ मिली है। उस वेवलेंथ को हम दो भाग में बांट देते हैं, किससे, स्प्लिट एंड से या चॉपर से। उसके बाद में उसको हम एक तरफ रखते हैं सैंपल और एक तरफ हम रखते हैं रेफरेंस। सपोज़ हमें जो दिया गया पदार्थ है वो A है और यहाँ पर हमने अपना रेफरेंस रख लिया है R। इसके बाद में इसमें से जो प्रकाश वापस बाहर निकला है इनको हम ग्राफ के द्वारा स्टडी करते हैं। अगर ग्राफ में पाई गई पीक, यहाँ कुछ रेफरेंस का हमें हर चीज़ पता होती है, रेफरेंस की हमें कौन सी पीक किस वाले ग्रुप की है ये हमें पता होती है इस रेफरेंस की। इस रेफरेंस से मिलती जुलती अगर हमें यहाँ पर कोई पीक मिलती है तो हम कह सकते हैं कि इस पदार्थ में भी वो क्रियात्मक समूह उपस्थित है। इस तरह से हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। अब जो ग्राफ है उस ग्राफ में हम उसको दो भागों में बांट देते हैं ग्राफ को, अंगुली मुद्रण क्षेत्र और क्रियात्मक समूह, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स तक, उससे पहले का जितना भी एरिया है वो अंगुली मुद्रण कहलाता है, क्योंकि जैसा इसको अंगुली मुद्रण इसलिए कहते हैं कि जैसा हमारी फिंगर्स हैं, हमारी किसी भी फिंगर की जो रेखाएं हैं, फिंगरप्रिंट हैं, वो एक जैसी नहीं होती, किसी और से भी रिजेंबल नहीं करती और हमसे अपने आप की फिंगर्स से भी रिजेंबलेंस नहीं होती है। इसी तरह से यहाँ पर पाई जाने वाली पीक उस पदार्थ की अपनी पर्टिकुलर होती है, किसी और पदार्थ से उसका रिजेंबलेंस नहीं हो सकता है। तो अंगुली मुद्रण क्षेत्र हर पदार्थ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। इस क्षेत्र में हम जो इसमें पाए जाने वाले द्विलक या उसमें ब्यूटाइल ग्रुप है या डाइमेथाइल ग्रुप है या नाइट्रो समूह है, इस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 1500 से 1350 तक सेंटीमीटर इन्वर्स तक, और इसी तरह से 1350 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स तक हम इसमें फिनॉल एस्टर एल्डिहाइड आदि के बैंड्स हमें प्राप्त होते हैं, जो कि स्ट्रेचिंग बैंड्स होते हैं। बेंडिंग बैंड्स हमें अपर साइड में मिलते हैं 1500 से लेकर के 4000 से लेकर 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स तक हमें
बेंडिंग बैंड्स मिलते हैं। इसी तरह से जब हम 1000 सेंटीमीटर के नीचे जाते हैं तो वहाँ पर हमें और जो एल्कीन्स हैं या एल्केन्स हैं उनके समकक्ष या विपक्ष होने की इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पर मिलती है। जो बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है उसका स्पेशल पीक हमें 700 से 750 तक मिलती है। इसी तरह से आगे चलें हम तो अलग अलग जो क्रियात्मक समूह हैं उनके लिए ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ पहले से फिक्स्ड की हुई हैं। जैसे कि CH3 समूह में अगर CH स्ट्रेचिंग है तो उसकी पीक हमें 2962 पर या 2872 पर इस तरह से मिलती है। इसी तरह से CH2 समूह है, CH3 के लिए अलग है, CH2 समूह के लिए ये 2 पीक्स आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर इस तरह से मिलती हैं। ये पीक होने का मतलब कोई एक CH2 समूह पदार्थ में उपस्थित है। अगर C इस तरह से सब्स्टिट्यूटेड सिर्फ H है तो उसकी पीक हमें 2890 पर मिलेगी। इसी तरह से CH3 समूह के लिए बेंडिंग का मान यहाँ पर, क्योंकि बेंड करने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसलिए वो लोअर फ्रिक्वेंसी वाली साइड चला जाता है। यहाँ पर CH2 समूह के लिए देख रहे हैं आप, ये बेंडिंग दिख रहा है। तो हर एक समूह के लिए ये सारे मान अलग अलग हैं और ये बिल्कुल स्पेसिफिक किए गए हैं कि अगर इस तरह से इसको आप एक बार देखेंगे इसका मटेरियल तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि स्ट्रेचिंग जो है वो सारी 3500 से 4000 से लेकर के 1500 तक मिलती हैं और जो बेंडिंग है वो 1500 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक 700 सेंटीमीटर तक वहाँ तक हमें मिल सकती। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रही कि कौन कौन से समूह में कितना बेंडिंग या कितना स्ट्रेचिंग हमें मिल सकता है। हर ग्रुप का उसके साथ एसोसिएटेड ग्रुप का इफ़ेक्ट और एक CH तनद कंपन उसके साथ में अगर CH2 लगा है तो ये सब स्पेसिफिक वेव नंबर पर या फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्बेंस दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ देखें, अगर हमें कोई पीक 3500 के आसपास मिलती है तो हम उससे ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसमें या तो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है या एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर हमें कोई पीक 700 के आसपास मिल रही है तो उससे ये अंदाज़ लग जाता है कि इसमें कोई बेंजीन रिंग जो कि सब्स्टिट्यूटेड है वो प्रेजेंट है। इसी तरह से कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए विशेष पीक आपको यहाँ दिख रही है, ये दिखाई आपको अगर मिलती है तो हम कह सकते हैं कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग पीक मिल रही है 3300 के आसपास तो इसका मतलब वो CH स्ट्रेचिंग की पीक है। इसी तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में CH स्ट्रेचिंग की पीक हमें 3100 से 3000 तक मिलती है और जो बेंडिंग है वो हमें 900 से इसके बीच में ये मिलती है। इस तरह से हम किसी भी ग्राफ में पाई जाने वाली डिफरेंट पीक्स की स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि जो दिया गया पदार्थ है उसमें क्या क्या उपस्थित है, कितना कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, कितना कंजुगेशन उपस्थित है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। और बेसिकली UV स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम कंजुगेशन का पता लगाते हैं, जबकि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्रियात्मक समूह का अधिकतर पता लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अल्कोहल फिनॉल के लिए, और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी पीक्स हमें समझ में आ जाएंगी जब हम केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी से तात्पर्य ये है कि हमें कोई एक डाटा दिया हुआ होगा जिसमें हम UV विजिबल पीक भी पाएंगे, IR भी पाएंगे, NMR भी पाएंगे और उसके आधार पर, इन पीक्स के आधार पर हमें ये पता लगाना होगा कि हमें दिया गया पदार्थ क्या है। तो जब हम वो पता लगाने की कोशिश करते हैं तो हमें समय के साथ साथ ये पता चलता जाता है कि जो 3000 की पीक है या जो 3500 की पीक है या 3800 की पीक है वो किस क्रियात्मक समूह की है। UV विजिबल में ये मिला है अपने को लैम्डा मैक्स की वैल्यू, तो जो ग्रुप है वो कौन सा हो सकता है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।